नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर और वोट चोरी का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है। सड़कों पर लोग उतर रहे हैं इसके खिलाफ और इधर अब इसका अमेरिका कनेक्शन भी जिस तरीके से उजागर हुआ है वो और भी ज्यादा इस मामले को गंभीर कर दे रहा है। उधर चुनाव आयोग क्या उस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जबरदस्त तरीके से घिरा है। जिस तरह से कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया कि कैसे एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के तमाम प्रावधानों को धता बताते हुए लागू की गई है। वो अधिकार चुनाव आयोग के पास है ही नहीं, वो अधिकार पार्लियामेंट के पास है, लेकिन चुनाव आयोग ने उनको हस्तगत करने की कोशिश की है। तो बहुत बुरी तरीके से इसमें चुनाव आयोग घिरा हुआ है। और आज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में जाकर मुलाकात भी की और एसआईआर को लेकर उनसे बातचीत की कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया में वहां के बीएलओज जो हैं परेशान हो रहे हैं और एसआईआर की प्रक्रिया में क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। तमाम मुद्दों पर बात हुई। वहां उनकी बातचीत क्या हुई इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि वोट चोरी को लेकर जो राहुल गांधी ने दावे किए थे और उन दावों की पुष्टि होती दिखाई पड़ रही है। हालांकि उन्होंने पुष्ट दावे किए थे, लेकिन धीरे धीरे उसमें कई नई बातें आ रही हैं कि कैसे अमेरिका से भी उसके तार जुड़े हुए हैं। मामला ये अलंद सीट का है कर्नाटक की, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बताया था कि कैसे एक विधानसभा सीट में 6000 से ज्यादा वोट काट दिए गए और उसको काटने के लिए जिस वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया, जो एक जिसके जरिए ओटीपी जनरेट हुआ, वो वेबसाइट अमेरिका से संचालित हो रही थी। एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है और कई सारी जगहों पर वोट चोरी के मामले लगातार आ ही रहे हैं। इधर एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग की जो निष्ठा है, चुनाव आयोग की जो मंशा है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जो अलंद का मामला है अमलेंदु जी, अब ये साबित हो गया है कि इसके किस तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि फर्जी लोग थे जिन्होंने किसी का नाम कटवाया है, बल्कि उनके फर्जी मोबाइल नंबर भी थे और उन पर जो ओटीपी भी आ रहा था वो भी कहीं दूसरा सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा था। हाँ, दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से आ रहा था और उसके लिए बाकायदा एक OTPbazaar.com करके कुछ है, ये इस तरीके से कुछ आया, उसको लिया गया था और उसमें एक गिरफ्तारी भी हुई है समीर जी। एसआईटी ने गिरफ्तारी की है, तो बड़ी खबर जो है ये आई है। और इसीलिए आप देखिए कल जो संबित पात्रा आए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए ये आए संबित पात्रा की बात, राहुल गांधी का जो है और कांग्रेस के ट्वीट और उनके जो हैं वो सब विदेश से संचालित हो रहे हैं, तो इसीलिए ये बताने के लिए है ताकि देश का ध्यान हटाया जा सके कि वोट चोरी अमेरिका से कराई जा रही थी। वहाँ बैठ कर के जो था वो बनाया गया था कॉल सेंटर, वहाँ से वोट चोरी कराई जा रही थी। तो ये दिखाने के लिए ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन वो खुलासा हो चुका है, चूंकि वो एसआईटी उसकी जांच कर रही है, उसमें गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, तो ये साफ तौर पर पकड़ में चीज़ें आ गई हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ें साफ तौर पर पकड़ में आ रही हैं। क्या कुछ हो रहा है एसआईआर के नाम पर, कैसे वोट चोरी की जा रही है, ये बड़े मुद्दे सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज फिर एक एआई जनरेटेड एक वीडियो जारी किया है, कैसे उसमें बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार भारतीय जनता पार्टी, इनकी मिली भगत से पूरे देश की चुनावी प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है। देखेंगे वो जो ट्वीट है और वो जो वीडियो है, क्या उसमें कहा गया है, किस तरीके के आरोप लगाए हैं। लेकिन एक के बाद एक बड़े खुलासे ये बता रहे हैं कि वोट चोरी किस तरीके से, कितने अलग अलग ढंग से की गई है, ये साफ साबित होता दिख रहा है। पहले देख लेते हैं कांग्रेस पार्टी का वो वीडियो जो आज अभी थोड़ी देर पहले उसको पोस्ट किया गया है ट्विटर पर। क्या उसमें कहा जा रहा है, क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने, वोट चोरी की व्यवस्था कैसी चल रही है। नांदेड़ वाघाला निगम के वार्ड नंबर 5 में 23,661 रजिस्टर्ड वोटर हैं, लेकिन हमने 3500 से ज्यादा मतदाता फर्जी पतों पर रजिस्टर कर दिए हैं और इन फर्जी वोटर के पते वाले बॉक्स में NA और 0 लिख दिया है। वाह! यही नहीं, 600 से ज्यादा मतदाता 2 नीट कोचिंग संस्थानों के पते पर दर्ज कर दिया है। शाबाश, मालिक तो खुश हो जाएंगे। यही है हमारी वोट चोरी की व्यवस्था। तो ये एआई जनरेटेड है, कैसे यहाँ पर वोट चोरी का खेल हो रहा है ये बताने की कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने। और उधर जिस तरीके से अलंद के मामले में जो वहाँ कॉल सेंटर चल रहा था ओटीपी के लिए,
उसका खुलासा हुआ कि वो नेटवर्क, उसके तार जुड़े हुए हैं अमेरिका से। बहुत सारी बातें आए दिन नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और उससे ये पता चल रहा है कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर वोट चोरी को लेकर। कैसे एसआईआर भी उसी का एक हिस्सा है, ये भी आरोप लगातार लग रहे हैं। और यहाँ एसआईआर को लेकर जो 12 राज्यों में बिहार के बाद बिहार का मामला अभी चल ही रहा है सुप्रीम कोर्ट में, कल भी उस पर सुनवाई हुई, बहुत सारे बातें रखी गई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में और आज वहाँ के कई तृणमूल कांग्रेस के जो सत्तारूढ़ पार्टी है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, उसके नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ बैठक की। चूंकि वहाँ जिस दिन बीएलओस की एक बड़ी हड़ताल थी, बीएलओस वहाँ पर उनके ऊपर जो दबाव बन रहा था उसके खिलाफ वो सड़कों पर उतर आए थे, वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर को घेर लिया था। उसके बाद ही पत्र भी लिखा था ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को, तो फिर उनको तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को आज मिलने का समय दिया गया। आज उन्होंने मुलाकात की, क्या कुछ उससे मुलाकात से पहले क्या कुछ कहा, किस तरीके से वहां पर वो गए, वो हम लोग देखेंगे। वहां 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज तृणमूल कांग्रेस का चुनाव आयोग के साथ बैठक के लिए गया है। लेकिन केवल वहीं पर नहीं, कई अन्य जगहों से भी प्रदर्शन की लगातार खबरें आ रही हैं। कल भोपाल में भी एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और इधर लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने दोनों जगह प्रदर्शन किया है। तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन गया है और वोट चोरी एसआईआर के जरिए अब करने की कोशिश हो रही है, ये आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बाकी तौर तरीके लोगों के नजर में आ चुके हैं, इसलिए ये नया तरीका ढूंढा गया है, ऐसा विपक्ष का कहना है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये नया तरीका ढूंढा गया चूंकि वोट चोरी पकड़ी जाने लगी और जो एसआईटी की कर्नाटक की जो रिपोर्ट आई समीर जी, उसके बाद ये मामला और ज़्यादा मतलब स्पष्ट हुआ कि अब ये एसआईआर क्यों कराया जा रहा है। विपक्ष का कहना साफ तौर पर यही है। और इसमें जो कर्नाटक का मामला था, जो राहुल गांधी ने जिसका किया था खुलासा, तो उसमें चुनाव आयोग की जो ऑनलाइन सर्विस है उसके लिए रजिस्टर करते समय असली फ़ोन नंबर पर वन टाइम पासवर्ड से बचने के लिए यूएस की वेबसाइट है SMS अलर्ट, इससे वर्चुअल सिम कार्ड का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया। ये एसआईटी की रिपोर्ट कहती है। इसको इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो है ये खबर छापी है उसने। ये एसआईटी जिसको कर्नाटक की सीआईडी ने उसको गठित किया है, जिसको सीआईडी गठित किया वो है। और कर्नाटक सीआईडी की एसआईटी जो 2022 से 23 के समय में कलबुर्गी के अलंद विधानसभा इलाके में जो 5,994 वोटरों के नाम हटाने की कोशिश की गई थी, उसकी जांच कर रही है। उसने ये पाया है। तो SMS अलर्ट के नाम से सर्विस का जो है इसका पता तब चला जब एसआईटी ने 13 नवंबर को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के घोराखी हंसखाली इलाके से 27 साल के बापी आघा को गिरफ्तार किया और ये इस मामले में पहला गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति था। तो अब बूथ भी आ रहे हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी बताएंगे कि शपथ पत्र देंगे या देश से माफी मांगेंगे, ये बताएं पहले ज्ञानेश कुमार जी, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जी तो सहयोग कर नहीं रहे हैं एसआईटी का, चुनाव आयोग तो सहयोग कर नहीं रहा है, लेकिन एसआईटी अपना वहाँ काम कर रही है। उसने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। उसके बाद ये भी पकड़ लिया कि SMS अलर्ट जो है किस तरीके से वर्चुअल सिम कार्ड के जरिए करके ये किया जा रहा था। तो ये बड़ी चोरी जो है ये पकड़ी जा रही है। ये बिल्कुल, ये बड़ी चोरी पकड़ी जा रही है और ये सारी चीजें पकड़ में आ चुकी हैं। इसलिए अब नया तरीका अपनाया जा रहा है SIR का, यानी पूरी की पूरी मतदाता सूची ही अपने हिसाब से तैयार करना, बदल देना। ये आरोप है विपक्ष का। और आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुलाकात भी की है। एक बार देखते हैं, वहां पर नेताओं ने, वहां जो प्रतिनिधिमंडल गया है डेरेक ओब्रायन जो सांसद हैं उनके नेतृत्व में, और चुनाव आयोग से मुलाकात की है। चूंकि अमलेंदु जी बिहार पश्चिम बंगाल में यह मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। उधर BLO सड़क पर उतर गए हैं और उधर तृणमूल कांग्रेस के नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ। तो ये प्रतिनिधिमंडल है जो आज मुलाकात की है, जिसने वहां पर चुनाव आयोग में जाकर इनको बुलाया गया था। और उसी के बाद जब ये वहां पर इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे थे, उसके बाद इनको दिया गया, पहले भी मांग की गई थी, चुनाव कई पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग मुलाकात का समय नहीं दे रहा था। लेकिन जब वहां सड़कों पर उतर आए BLO और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, तो फिर 28 नवंबर को मुलाकात का समय दिया गया। हाँ, 28 नवंबर को मुलाकात का समय दिया गया और उसमें भी कि 10 लोग मिलने के लिए आए, ये कहा गया। और ये मांग की गई कि भाई आप खुले में बातचीत करना क्यों नहीं चाहते। तो खुले में बातचीत तो इंडिया गठबंधन के उससे भी नहीं की थी। कहा था कि आप 30 लोग आ जाइए और अपनी गाड़ी नंबर बता दीजिए, क्या क्या सब जो बताया गया था। पार्टियों के अध्यक्ष ही आए, पार्टियों के अध्यक्ष ही आए। अब ममता बनर्जी तो नहीं आ रही हैं, बाकी लोग जा रहे हैं। बहरहाल आज तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है समीर जी, और एक ट्वीट करके उसने कहा है कि BLO हर दिन परेशान हो रहे हैं और आवाज़ें दबाई जा रही
रही हैं, अधिकारों को कुचला जा रहा है। वो ट्वीट हम देख सकते हैं, क्या है वो अंग्रेजी में और हिंदी में टीएमसी ने क्या लिखा है वो आप बता सकते हैं। जी, वो तृणमूल कांग्रेस का ट्वीट देखते हैं, उसमें लिखा है कि एसआईआर की वजह से बंगाल में आम लोग, सीनियर सिटीजन और हजारों बीएलओ हर दिन परेशान हो रहे हैं। आवाजें दबाई जा रही हैं, अधिकारों को कुचला जा रहा है और पूरे राज्य को डर और अनिश्चितता में धकेला जा रहा है। इन चिंताओं को सीधे और बिना किसी समझौते के उठाने के लिए हमारे 10 एमपी का प्रतिनिधिमंडल आज नई दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है और हम बीजेपी की डराने धमकाने की चालों को, डेमोक्रेसी को पटरी से उतारने नहीं देंगे, ये लिखा है। और वही उसकी जानकारी दी है, तस्वीरें पोस्ट की हैं जो उनके 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है चुनाव आयोग से। जो ये बातें अमलेंदु जी कह रही हैं कि कैसे वहाँ आम लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को और बीएलओस को भी परेशानियां हो रही हैं, वो शिकायतें हर राज्य से आ रही हैं। जहाँ जहाँ जिन 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि उनको वहाँ पर एसआईआर कराई जा रही है। हाँ, जहाँ जहाँ से ये शिकायतें आ रही है वहाँ से ये आ रहा है समीर जी कि ये किस तरीके से बीएलओ परेशान मतलब हो रहे हैं, आम जनता भी परेशान हो रही है। सिर्फ बीएलओ परेशान नहीं हो रहे हैं, आम जनता भी परेशान हो रही है। तो ये साफ तौर पर आ रहा है और किस तरीके से परेशान किया जा रहा है ये, और एसआईआर किस तरीके से जानलेवा हो गया है और इसके पीछे है क्या मकसद, इसको लेकर कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और उसने कहा है कि ये जो एसआईआर है ये बीएलओ के लिए एक जानलेवा फंदा बन गया है। ये उन्होंने ट्वीट किया। वो अंग्रेजी वो उस ट्वीट को, अंग्रेजी में वो ट्वीट है काफी लंबा चौड़ा और बहुत सारे उसमें तथ्य दिए गए हैं कि किस तरीके से वो जानलेवा साबित होता जा रहा है। और लिखा है इसमें कि वोटिंग में वोटरों की संख्या कम करने के लिए मोदी सरकार का नया तरीका एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बीएलओ और चुनाव अधिकारियों के लिए एक बुरा सपना बन गया है जिसकी कीमत वे अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक अपनी जान देकर चुका रहे हैं। हर दिन भारत में एसआईआर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की मौतें हो रही हैं। कई लोगों ने अपनी जान लेने का आखिरी फैसला किया है, जबकि कुछ को हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां हुई हैं जिससे उनकी जान चली गई है। गुजरात के गीर में बीएलओ अरविंद बढेर ने एसआईआर का बहुत ज़्यादा काम न कर पाने की वजह से जान दे दी। उन्होंने वो कई उदाहरण दिए हैं जो घटनाएं हुई हैं इसको लेकर। हैरानी की बात है कि उत्तर प्रदेश के एक और बीएलओ ने मोदी सरकार के वोट चोरी के खतरनाक प्लान का खुलासा किया है। गोंडा के बीएलओ और असिस्टेंट टीचर विपिन यादव ने जहर खा लिया जब एडमिनिस्ट्रेशन ने ओबीसी वोटरों के नाम हटाने के लिए उन पर दबाव बनाया। धमकियां अधिकारियों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर डाल रही हैं। ये जो 16-16, 18-18 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है और धमकी दी जा रही है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। जल्दबाजी और बेरहमी से ये सारी चीज़ें, लिखा है कि इसका मकसद ये है क्योंकि खतरनाक एसआईआर एक तय डेडलाइन के तहत जल्दबाजी और बेरहमी से जारी है। लगता है देश भर में असरदार वोट चोरी करने के लिए। ये कोई बदलाव नहीं है, ये स्पेशल दखलंदाजी वाली धांधली है क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि बिना मैनिपुलेट किए मैंडेट के उन्हें चुनावी जीत नहीं मिल सकती। लेकिन अब बहुत हो गया, मोदी के नाजायज राज को मुमकिन बनाने के लिए और कितनी जाने जाएंगी। एक आदमी के सत्ता के लालच की कीमत और कितने बेगुनाह चुकाएंगे। बस एक ही बात का ध्यान रखें। तो उसमें आगे लिखा हुआ है कि इसको कुछ सलाह भी दी है, यानी वही सारी चीज़ें कि किस तरह से ये दबाव बनाया जा रहा है और अधिकारी धमकी दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, इनके बीच में पिस रहे हैं वो बीएलओ, छोटे स्तर के कर्मचारी जो वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं अमलेंदु जी। उन अधिकारियों की दिक्कतें ये भी हैं, एक तो ये दबाव बनाए जा रहे हैं, दूसरी वो बार बार जा रहे हैं तो लोग उनसे मिल नहीं रहे हैं, तो कई घंटे उनको काम करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। इन सब के बीच में जो बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी हड़बड़ी में क्यों है, और उसकी आशंका जताई भी है कांग्रेस पार्टी ने अपने इस ट्वीट में कि यहाँ पर कोई बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल कोई बड़ा प्लान किया जा रहा है और इसमें कांग्रेस ने आखिर में अपने लिखा है कि मोदी एंड द इलेक्शन कमीशन है ब्लड ऑन देयर हैंड्स, यानी मोदी और चुनाव आयोग के हाथ जो हैं वो खून से रंगे हुए हैं, सने हुए हैं। ये कांग्रेस ने आखिर में इसको कहा है कि बस ये याद रखो कि आपके हाथ जो हैं वो आपके खून से रंगे हुए हैं। बहरहाल कांग्रेस के नेता हैं सचिन पायलट,
और सचिन पायलट ने समीर जी इस SIR को लेकर बहुत सवाल उठाए हैं, और सचिन पायलट को भी हम लोग सुन सकते हैं कि सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, किस तरीके से SIR जो है वो मतलब वोट चोरी का एक माध्यम बन गया है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता जो है उस पर सवाल गहराते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सचिन पायलट को सुनते हैं, जो कि सचिन पायलट राजस्थान से आते हैं। SIR वहां भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ का दौरा करने गए थे, वहां भी SIR हो रहा है, उन 12 राज्यों में ये राज्य भी शामिल हैं। और क्या कुछ हो रहा है SIR के नाम पर, किस तरीके से SIR की प्रक्रिया को अमल में जो लाने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर किस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। सुनते हैं सचिन पायलट को क्या कह रहे हैं। हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो BLOs हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या मानसिक शोषण उनका किया जा रहा है, क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं? BLOs कौन होते थे पहले जानते भी नहीं थे, क्योंकि भरोसा था कि निर्वाचन आयोग जो करेगा, जो अधिकारी होगा, वो विचारधारा से बना नहीं है, वो सरकार पक्ष के झगड़े में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। दुर्भाग्यवश वो विश्वास कम हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया है। जिन जिन राज्यों में इस प्रकार के SIR हो रहे हैं, हमने मीटिंग्स करी हैं, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचेत किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारी चुनाव की प्रणाली की निष्पक्षता पर निर्भर है। चुनाव तो पाकिस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, चीन रूस में भी होते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान, भारत की जो प्रणाली है, इलेक्शन की प्रोसेस है, वो हमारे सबसे हमारा अमूल्य, हमारी ऐसी चीज है जिसको हम कभी खो नहीं सकते। उसमें अगर कहीं संदेह हो रहा है तो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, खड़गे जी, राहुल जी ने, हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अलग अलग जगहों में, अलग अलग ब्लॉक में जाकर हम लोगों को सचेत करें। और अभी जो प्रक्रिया है उसको हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि SIR के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। हम पहले पढ़ा करते थे अखबारों में, निर्वाचन आयोग के अधिकारी 3-3 दिन, 4-4 दिन जानवरों के मशीनों को लाद कर सरहद पर, बॉर्डर पर, जंगल में, रेगिस्तान में, बर्फ में जाके, एक अगर झोपड़ी भी होगी तो वहां पे उस व्यक्ति का वोट बढ़े, चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, ये कीमत वोट की थी। हमारा दिल प्रफुल्लित होता था देखकर कि निर्वाचन आयोग इतना कदम, इतने मेहनत कर रहा है कि एक एक वोट पेटी में पड़ जाए। 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम देश के लोग मानते नहीं थे कि भारत लोकतंत्र बन सकता है, कि लोकतंत्र तो शिक्षित लोगों के लिए है, अनपढ़ है, गरीब देश है, कैसे काम करेगा। लेकिन दशक पर दशक हमारे नेताओं ने, लगातार सरकारों ने निर्वाचन आयोग को पोषित किया, संरक्षित रखा। लेकिन अब जो आज हालात बने हैं, मन में पीड़ा होती है। इसीलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट अच्छी बने, सबका नाम शामिल हो, ये जिम्मेदारी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। लेकिन ये काम नहीं हो रहा, बाधाएं आ रही हैं। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन लोगों का नाम लगातार काटने की साजिश रचने का अगर कहीं काम हो रहा है तो उसको रोकने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी के सब नेता, कार्यकर्ता, क्योंकि अब ये भाजपा की सरकारें जहां बनी है, परिसीमन अपने मनमर्जी से करेंगे, आरक्षण मनमर्जी से देंगे, वोटर लिस्ट में दबाव बनाकर अपने सुविधानुसार निर्माण करेंगे, तो फिर निष्पक्षता कहां रहेगी? इसलिए हम चाहते हैं कि ये इसका शुद्धिकरण, लोगों का नाम डालना, फॉर्म 6, फॉर्म 8, BLOs को ट्रेनिंग दी जा रही है, ये काम हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई वंचित ना रह जाए। हमारा मात्र मकसद, ये चुनाव 3 साल के बाद होंगे विधानसभा के, लेकिन ये अगर मन में विश्वास जनता का टूट जाएगा कि प्रक्रिया में हमारा नाम आएगा नहीं, हम वोट डाल नहीं पाएंगे, तो जिनकी आवाज नहीं है उनका समर्थन और सहयोग करने के लिए कौन सामने आएगा? इसीलिए राहुल जी और खड़गे जी, तमाम AICC के हम सब लोगों ने जहां जहां SIR हो रहा है वहां जाकर हम निगरानी भी रखेंगे, सचेत भी कर रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति को जो वोट देने का अधिकार रखता है इस राज्य देश में, 18 साल का हो चुका है, लड़का लड़की जो भी है, उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा कुछ भी हो,
लेकिन अधिकार अगर रखता है तो उसको वोट देने का हक है। उसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग तमाम अभियान चलाए हैं। 4 तारीख अंतिम तिथि है। हमने पहले भी आग्रह किया था, जल्दबाजी में मत करें। करोड़ों लोग, उनके फोटो खींचना, उनके नंबर हासिल करना, उनका नाम ट्रांसफर करना, बहुत दिक्कतें आती हैं। हमने समय मांगा था निर्वाचन आयोग से कि यहाँ चुनाव बहुत दूर है, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। 4 तारीख आखिरी दिन है और 9 तारीख को एक प्रस्तावित इलेक्टोरल रोल निकल कर आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन हम पूरी निगरानी के साथ कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता इस मुहिम में जुटे हुए हैं। तो सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और किस तरीके से वहां वोट लोगों के नाम मतदाता सूची से काटने की साजिश की जा रही है एसआईआर के तहत। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर हो रहा है और वहां पर कई जो पूर्व विधायक हैं, कई जो प्रोमिनेंट लोग हैं, उनके नाम कटने की भी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से, यानी वहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये बताया गया है। कई सारे ट्वीट इस बारे में किए गए हैं। उनमें से एक ट्वीट है जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किया है कि जब पूर्व विधायक गुलाब कमरो का ही नाम उनके ही क्षेत्र की मतदाता सूची से काटा जा रहा है, तो ये सवाल उठाना लाजमी है कि आम नागरिक का नाम मतदाता सूची में कितना सुरक्षित है। ये कोई मामूली तकनीकी गलती नहीं लगती, बल्कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। और उन्होंने उसको लेकर एसआईआर के नाम पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, बार बार चक्कर लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। जब एक प्रतिनिधि मंडल को ही अपना नाम दर्ज कराने में कठिनाई हो रही है, तो आम मतदाता की स्थिति समझी जा सकती है। ये बहुत सारे ट्वीट किए हैं अमलेंदु जी छत्तीसगढ़ कांग्रेस। हाँ, बहुत सारे ट्वीट किए हैं। उसी क्रम में जो है ये कहा है कि, और इसको उन्होंने गुलाब कमरो जो हैं, उन्होंने जो पूर्व विधायक हैं ये भरतपुर सोनहत से, उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को छत्तीसगढ़ के जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको चिट्ठी भी लिखी है और उसमें उन्होंने लिखा है कि एसआईआर के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में तकनीकी त्रुटि के निराकरण हेतु आवेदन ये किया है कि उनके मतलब एसआईआर प्रक्रिया से अपना बीएलओ को दिया था और फिर मतलब उनका नाम शामिल नहीं हो रहा है। ये पत्र भी उन्होंने लिखा, उस पत्र को भी जो है वो ट्वीट किया है आईएनसी छत्तीसगढ़ ने। तो ये इस तरीके से दिक्कतें सामने जो आ रही हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है। आज मिल रहा है जब चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, तो वहां क्या बात होती है ये सामने आएगा। लेकिन चुनाव आयोग अब जाकर घिर गया है सुप्रीम कोर्ट में बहुत जबरदस्त तरीके से, और एक तरफ चुनाव आयोग पर हल्ला बोल हो रहा है इस तरीके से कि प्रतिनिधिमंडल जाके मिल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरा, चुनाव आयोग अब सुप्रीम कोर्ट में भी घिरा हुआ है। 2 दिसंबर को जो सुनवाई होनी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी और हम अपने तमाम दर्शकों से कहेंगे कि 2 दिसंबर को भी हम जब उसका लाइव प्रसारण करें तब आप लोग भी इसको देखिएगा कि वहाँ क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं, किस तरीके से चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है। बिल्कुल, कल का तो रहा अमलेंदु जी की सीधे इसकी संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया कि चुनाव आयोग ने वो काम अपने हाथ में ले लिया और बिना किसी से पूछे, बिना किसी की मर्जी से जो काम पार्लियामेंट को करना चाहिए, बहुत जबरदस्त तरीके से घिरा दिखाई पड़ा चुनाव आयोग। और उसमें हम कल आपने देखा भी होगा जो लाइव कोर्ट रूम से हम लोग कर रहे थे, उस दौरान बहुत महत्वपूर्ण दलीलें दी गई और पूरी तरीके से घिरा हुआ है एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग। और इधर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 दिसंबर से पहले अमलेंदु जी 1 दिसंबर से संसद का शीत सत्र भी शुरू हो रहा है। वहां भी ये मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष उठाने की तैयारी कर रहा है। सरकार घिरी है, उसको पता है। अब वहां यह कहा जा रहा है कि वहां वंदे मातरम को पूरा क्यों नहीं रखा गया, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ या पूरा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में पड़ी हुई है और वहां पर वो 70 साल 75 साल 100 साल पुराना मुद्दा उठाने की तैयारी में है। हाँ, वहाँ वो उठाने की तैयारी में, पहले भी मुद्दा नहीं, हाँ जो पहले भी मुद्दा नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ समीर जी ये तो है ही, लेकिन इसके साथ जो है वो ये भी करेंगे कि आप वहाँ वंदे मातरम गा नहीं सकते। हाँ, राज्यसभा में आप वंदे मातरम गा नहीं सकते हैं, लेकिन वो ये चर्चा जरूर करेंगे कि भाई वंदे मातरम जो है वो पूरा क्यों नहीं लिया गया, इसकी चर्चा वो करेंगे। ये है। तो बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। और ऐसा जो चुनाव आयोग की सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर को लेकर उसकी संवैधानिकता पर तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो ही रही है। सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है उसकी इस जल्दबाजी को लेकर, हड़बड़ी को लेकर। मनोज झा हैं आरजेडी के सांसद, कह रहे हैं कि यहाँ पर मतदाता सूची को सही करना ये हमेशा होता रहा है, उसको रिफाइन करना, लेकिन उसको लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पर एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, जो उसकी मंशा है, जो तरीका है, विरोध उसका हो रहा है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मनोज झा, क्यों इसका विरोध हो रहा है एसआईआर का जगह जगह। इसके अलावा आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर के मामले पे कहा कि
बीसीसीआई को फॉल्ट पर नहीं देखा जा सकता अगर सभी सीटों के ऊपर सेम एम के साथ में जो है काम किया गया है। इसको इस टिप्पणी को कैसे देखते? देखिए, एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कहूं, एसआईआर के लिए चूंकि मैं पिटिशनर भी हूं, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मूव किया, तो मैं आपको एक बताऊं कि आइडिया से कभी मतभेद नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन तौर तरीकों से मतभेद था। खुद सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय देखे कि अगर हमने आपके सामने दलील ना दी होती तो क्या आधार कार्ड इंक्लूड होता। इस तरह की जितनी भी रियायतें, इलेक्शन कमीशन की हठधर्मिता एक तरफ थी, जो चीजें हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाकर के हासिल की, क्या वो चुनाव आयोग के स्तर पर हासिल नहीं हो सकती थी। प्रक्रिया को थोड़ा लचीला बनवाने की कोशिश की, कामयाब भी हुए, पूर्णतः नहीं अंशतः। मेरा सिर्फ ये कहना है, एसआईआर पहले भी हुआ, क्या ये इतनी बड़ी खबर बना करती थी? कभी नहीं। खुद माननीय चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठिया बिहार में नहीं पाया, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन हमारे होम मिनिस्टर साहब इसी एजेंडा पे बिहार में बात करते रहे, इससे पूर्व झारखंड में एक भी नहीं मिला। कायदे से तो अगर घुसपैठिया इस देश में है तो उनके महकमे की जिम्मेवारी है, ही शुड अपोलोजाइज एंड से सॉरी। लेकिन ये एक डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई। क्या चुनाव आयोग को फॉर्मली ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था कि ये तमाम चीजें प्रोपेगेंडा है, तमाम चीजें रूमर है। इन सारी चीजों को अगर एक पैराडाइम में, एक प्रतिमान में देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये किस तरीके से चुनाव आयोग सबसे की इतनी जल्दबाजी में और उसको कराने पर तुला हुआ है। खैर, अब तो बड़ा सवाल ये भी है कि अब उसको करा सकता है, उसको ये अधिकार संविधान में दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। लेकिन इस दौरान जो हड़बड़ी मामला भले ही सब जुडिस हो, लेकिन एसआईआर को लेकर जिस हड़बड़ी में चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है, उससे आशंकाएं और गहराती जा रही हैं। यही वजह है कि जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। चुनाव आयोग से मुलाकात करने का, शिकायत करने का समय लिया जा रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुलाकात की भी है। क्या कुछ बातें हुई उस पर भी रहेगी जब वो वहाँ पर उस खबरें आएंगी। अभी उनकी मुलाकात हुई है चुनाव आयोग से, 10 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल गया है, लेकिन चौतरफा घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी, सड़कों पर भी, और उसके अलावा अब संसद के आगामी शीत सत्र में भी। हाँ, बिल्कुल चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा हुआ है और चुनाव को बचाने की तैयारियां भी बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने दोनों ने एक आदेश जारी किया है कि अब आधार कार्ड जो है वो जन्म प्रमाण पत्र और मतलब जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तो ये चुनाव आयोग को बचाने के लिए कि चुनाव जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो ये बचाने के लिए तैयारियां बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। लेकिन इससे चुनाव बचने वाला थोड़ी है। सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने नियम कैसे बना लिए, बात अब इस पर है कि चुनाव आयोग को नियम बनाने की आज़ादी नहीं है। वो जो संसद चुनाव कानून, चुनाव आयोग तो पहले ही आधार कार्ड को लेकर नियम बना चुका था कि आधार कार्ड हम मानेंगे ही नहीं, पहले ही खारिज कर लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन वो अपने आप ही सारे नियम भी बना रहा है जो नियम संसद को बनाना चाहिए, जो नियम संसद को बनाना चाहिए, ये उस पे है। तो इसलिए अब ये बुरी तरीके से घिरा हुआ चुनाव आयोग दिखाई पड़ रहा है समीर जी, ये साफ तौर पर आ गया है। जी बिल्कुल। तो चुनाव आयोग किस तरीके से हर तरफ घिरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ बीएलओस की जान जा रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्यों इतनी हड़बड़ी में दिख रहा है, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और इधर इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। एक बार सुनते हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कुछ कह रही हैं। यहाँ जो कल का जो मुद्दा था, हालांकि वो ऐसा मुद्दा भी नहीं था कि उस पर चर्चा की जाए, लेकिन संबित पात्रा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो राहुल गांधी की तारीफ करने वाले सोशल मीडिया पे तमाम लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स दुनिया के दूसरे देशों से चल रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के अकाउंट भी दूसरे देशों से चल रहे थे, उनको ये पता नहीं था, लेकिन बाद में इस जो उन्होंने आरोप लगाया पर उस आरोप में खुद ही गिर गए। पर सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि इस तरह के बेमतलब के आरोप लगाने के पीछे है कि जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। असलियत यह है, और मैं आप में से कुछ साथियों से हाथ जोड़कर और हंसकर यह बात कहूंगी,
मेन स्ट्रीम मीडिया नरेंद्र मोदी उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया 26 बीएलओ की मौत पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया एसआईआर में वोट चोरी पर बात नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीन जब अरुणाचल को अपना भाग कहता है उस पर डिबेट नहीं करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया आरएसएस के अमेरिका में लॉबियस्ट को हायर करने पर और $3,30,000 देने पर सवाल नहीं पूछता है। तो अगर सोशल मीडिया में आक्रोश है सरकार की विफलताओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, वोट चोरी को लेकर, चीन की नापाक हरकतों पर, अमेरिका के सामने नतमस्तक हो जाने पर, तो इन सवालों में गलत क्या है? यह पूरा अटेम्प्ट है सवालों को डिस्क्रेडिट करने का, सवालों की मान्यताओं को समाप्त करने की कोशिश इस माध्यम से की जा रही है। सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। तो सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन वहां से ध्यान भटकाने की तमाम कोशिशें हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी का समर्थन करने वाले लोग विदेशी हैं, उनके सोशल मीडिया के अकाउंट विदेश से हैं। हालांकि अब राहुल गांधी उस पार्टी के नेता भी हैं जिसके लोकसभा में 100 सांसद हैं। राहुल गांधी की पार्टी की कई राज्यों में सरकारें भी हैं, लेकिन राहुल गांधी के अकाउंट उनको दिखाई पड़ रहे हैं कि वो विदेशों से संचालित हो रहे हैं अमलेंदु जी। और शायद संबित पात्रा को पता भी न रहा हो, लेकिन बाद में उनको पता चला कि आखिर ये अकाउंट कहीं से भी किसी के भी संचालित हो सकते हैं, उसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। इसका मतलब वो विदेशी नहीं हो जाता। हाँ, वो विदेशी नहीं हो जाता और अकाउंट कहीं से संचालित होने से जो है वो मतलब विदेश से हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि जीमेल भी विदेश से चल रहा है ना, यूट्यूब भी विदेश से चल रहा है, सब विदेश की आईपी हैं जहाँ से चल रही हैं, तो सब विदेश से और विदेश से चल रहा है, कहीं से चल रहा है। सवाल ये कि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के आपके पास जवाब है कि नहीं है। सीधी सीधी बात ये है, वो जवाब हो कि अगर आपके पास मतलब उन सवालों के जवाब हैं तो जवाब दीजिए, बहुत सीधी सी बात है। लेकिन ये अभी आपके पास चूंकि सवालों के जवाब नहीं है तो आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए गई ताकि जो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है एसआईटी की जांच वाली, उसमें जो गिरफ्तारी हुई है उसकी वाली, इस पर जो है साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि मतलब आप घिरे हुए हैं बुरी तरीके से। तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की गई कि भाई राहुल गांधी जो है उनका विदेशों से संबंध है, वोट चोरी जो विदेशों से नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, वोट चोरी विदेशों से नहीं हो रही है, लेकिन ये खुलासा हुआ और उससे पहले उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब रहा वो बाद में उनको खुद ही पता चला। खुद भी कह रहे थे संबित पात्रा कि इसको बदला भी जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि उसके आधार पर आप किसी की देशभक्ति पर कैसे सवाल उठा सकते हैं, कैसे उसको आप जांच सकते हैं। खैर, ये उनका मसला है, लेकिन उसमें कोई दमखम नहीं है, ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ा। और उस तरह की खबरें पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर चल रही थी। कुछ लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। उसके बाद राहुल गांधी ने पूरा खंगाल डाला यहां पर, माफ कीजिएगा, संबित पात्रा ने राहुल गांधी के सपोर्टर्स का, और उनको लगा कि अच्छा ये तो सारे विदेशों से चल रहे हैं। हाँ, सारे विदेशों से चल रहे हैं तो अब वोट चोरी जो छुप जाएगी, ये लगा। लेकिन वो मामला उल्टा पड़ गया, चूंकि ये आपके अकाउंट तो आपके भी सब जो थे विदेशों से चल रहे थे और ये विदेशों से चल रहे थे, तो अब उस पर सवाल जो थे वो पूछे जाने लगे कि भाई आपके कैसे चल रहे हैं। इधर समीर जी, राहुल गांधी ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया और एक उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और जो प्रदूषण है उसको लेकर उन्होंने जो है वो बहुत सवाल उठाए हैं। और तो वो ट्वीट हम लोग दिखा सकते हैं, वो वीडियो भी बाद में दिखाया जा सकता है, वो ट्वीट भी दिखाया जा सकता है। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आप बता सकते हैं? ये तो प्रदूषण को लेकर अमलेंदु जी परसों जब सुनवाई हो रही थी तो पार्लियामेंट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये आया और जस्टिस सूर्यकांत को कहना पड़ा कि मैं भी गया था सुबह 50-56 मिनट क्या घूमने के लिए और फिर काफी मुझको यार दिक्कत होने लगी। ये ट्वीट है और राहुल गांधी इसमें लिख रहे हैं कि मैं जिस भी माँ से मिलता हूं मुझसे यही कहती है उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है, वे थके हुए, डरे हुए और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चे हमारे सामने उनका दम घुट रहे हैं, आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार कोई जल्दी, कोई प्लान, कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिखाती? भारत को एयर पॉल्यूशन पर तुरंत डिटेल्ड पार्लियामेंट डिबेट और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त लागू करने लायक एक्शन प्लान की जरूरत है। हमारे बच्चों को साफ
साफ हवा मिलनी चाहिए, बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें नहीं हैं। अमलेंदु जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और ये कहा है कि इस पर तत्काल कोई एक्शन प्लान लेना चाहिए, और ये ऐसा नहीं है कि हर बार दिवाली से लेकर और ठंड तक, दिसंबर तक ये मुद्दा उठे, उसके बाद फिर सब शांत हो जाए। हाँ बिल्कुल, और साफ तौर पे कहा है कि हर महीने इस पे बात होगी, हर महीने मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात होगी। बहुत गंभीर मसला है। और समीर जी, जो वैश्विक आंकड़े हैं, दिल्ली जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित जो 15 शहर हैं उनमें अव्वल नंबर पे आ रही है, और दुनिया की जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानियां हैं उसमें टॉप कर रही है। तो यानी मोदी जी ने एक तो देश को दिया है कि कहीं आप नंबर 1 आइए मत आइए, लेकिन आप प्रदूषण के मामले में नंबर 1 हैं, हंगर इंडेक्स में आप काफ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यानी जितनी बुराइयां हो सकती हैं उन चीज़ों में आप ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकता कि मोदी जी देश को कहीं लेकर नहीं जा रहे हैं, मोदी जी देश को लेकर जा रहे हैं निगेटिव चीज़ों में। जो इस तरह के इंडेक्स आते हैं, चाहे वो आप वहाँ पर प्रेस फ्रीडम की बात हो, उसमें इस तरह की चीज़ों में हमेशा नीचे ही दिखाई पड़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि तमाम जो दुनिया भर के ये इंडेक्स आते हैं इस तरह के, उसको नकार भी देते हैं कि ये सारे फर्जी हैं। कई बार तो ये तक बोल दिया गया है बीजेपी की ओर से। हाँ, बीजेपी की ओर से कई बार बोल दिया गया है कि सब फर्जी हैं, और यहाँ तक कि जो WHO के आंकड़े आते हैं उनको भी कह दिया जाता है कि साहब ये WHO के आंकड़े ठीक नहीं है, और ये मोदी जी को बदनाम करने की कोशिशें हैं। लेकिन फिर ट्रंप जब पीठ थपथपा देता है तो बताया जाता है ये सर्टिफिकेट दे दिया है ट्रंप ने। तो गले में लटका के घूमती है पूरी बीजेपी। नहीं तो लेकिन जब वो सवाल उठा देता है ये इसको लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तब तो फिर खामोश हो जाते हैं। हाँ, तब आलोचना भी नहीं करते हैं कि ये गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं, तब आलोचना भी नहीं करते हैं और खामोश हो जाते हैं एकदम सीधे सीधे। तो ये बहरहाल जो उनका काम है वो कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ज़बरदस्त तरीके से अब घिरा हुआ है, और जिस तरीके से वोट चोरी पकड़ी जा रही है और इसमें गिरफ्तारी हुई है वोट चोरी में। जी हाँ, मतलब जो व्यक्ति करा रहा था उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है पश्चिम बंगाल से, उसको कर्नाटक की SIT ने गिरफ्तार किया है और पकड़ा गया है कि वर्चुअल सिम तैयार करके OTP लेकर उसको जो था वो डाइवर्ट किया जा रहा था। यानी आपका फ़ोन जो है वो कहीं से वर्चुअल सिम लेकर, ये तो समझिए एक और बड़ी आप इसमें चीज़ आ रही है। मतलब ये सिर्फ वोट चोरी बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। यानी कि आपके अब मोबाइल का आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, और OTP आपके बैंक का भी कहीं और चला जाएगा, और जब कोई चाहेगा तब आपको उससे पैसे निकाल लेगा। तो ये सब भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये तो बहुत सचेत हो जाने की आवश्यकता है। इसका मतलब कर्नाटक SIT ने बहुत बड़ा काम किया है। मतलब वोट चोरों को भी पकड़ रही है और जो साइबर क्राइम करते हैं उसकी भी पोल खोल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन वोट चोरों के समर्थन में खड़ी दिखाई पड़ती है। तो ये बड़ा संकट है। जी बिल्कुल, इसीलिए सवाल पूछा जाता है कि आखिर ये जब सवाल पूछे जा रहे हैं चुनाव आयोग से, तो फिर उनके जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्यों मिल रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से अलंद में वहाँ 6000 से ज़्यादा वोट वहाँ डिलीट कराए गए, जो राहुल गांधी ने उसका प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें बड़ा खुलासा ये है कि वो डिलीशन का काम यहाँ किस तरीके से एक पूरा नेटवर्क कर रहा था, एक कॉल सेंटर बनाकर, और वो संचालित हो रहा था अमेरिका से। उसके बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। थोड़ा सा उसके बारे में और डिटेल अगर आप बताएं अमलेंदु जी कि क्या कुछ हो रहा था, कैसे वहां पर डिलीशन हो रहा था। यानी नंबर जो इस्तेमाल हो रहे थे वो किसी और के, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि उनका नंबर इस काम में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, लोगों को पता ही नहीं था कि उनका नंबर जो है हो रहा है। और SIT ने जब वहाँ जांच करना शुरू की समीर जी, तो बहुत सारी चीज़ें थी वो सामने निकल कर आई, और सामने निकल कर ये आई कि वो जो एक मतलब SIT जो उसने पाया कि एक SMS अलर्ट जो है, जो OTP के लिए एक सर्विस के तौर पर बेचता है, उसने भारत में 72 रैंडम लेकिन असली नंबरों के लिए वर्चुअल सिम का इस्तेमाल करके OTP इकट्ठा किए, और उन्हें भारत में आद्या द्वारा चलाई जाने वाली OTPbazaar.com नाम की वेबसाइट पर बेच दिया। बदले में उसने कथित तौर पर नंबर और OTP को कलबुर्गी के डेटा सेंटर को भेज दिया, जिसका इस्तेमाल चुनाव आयोग की सर्विस तक गैर कानूनी एक्सेस पाने के लिए बेस के तौर पर किया गया था। ये उस जांच में आया जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है ये बता रही है। और यह है कि अलंद केस का जिक्र सितंबर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अपने वोट चोरी के आरोप में लगाया था। अब SIT को यह भी पता चला है कि OTPbazaar.com द्वारा दिए गए हर OTP के लिए कलबुर्गी डाटा सेंटर ऑपरेटर के बैंक अकाउंट से 700 रुपए काटे गए थे। एक OTP के लिए 700 रुपए काटे गए। यानी समझिए कितने बड़े स्तर पे काम किया गया और कितना रुपया कितना खर्च किया गया। तो ये आसान काम तो नहीं है भाई। कोई आदमी किसी का नाम कटवाने के लिए 700 रुपया खर्च क्यों करेगा, और 6000 के आसपास वोट जो है कटवाए जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो चोरी वहाँ पकड़ में आई हैं। ये SIT की जाँच में हुआ। और फिर एक एप्लीकेशन जो थी वो एक
होता है वो भी उसके जरिए किया गया, इसी के जरिए मतलब जो सब करने की कोशिशें की गई। और जो रिपोर्ट है समीर जी इंडियन एक्सप्रेस की, वो ये आगे बताती है कि एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी API जो कहलाता है, उसने OTPbazaar.com को SMS अलर्ट से जोड़ा और चुनाव आयोग की साइट्स के लिए जनरेट हुए OTP को रियल टाइम में डेटा सेंटर को दिया गया ताकि कथित तौर पर कई वोटर डिलीट करने की रिक्वेस्ट शुरू की जा सके। अब अखबार जो है वो सूत्रों के हवाले से कहता है कि ये चुनाव आयोग की ऑनलाइन सर्विसेज की हैकिंग नहीं थी, बल्कि असली नंबरों के लिए वर्चुअल सिम बनाकर टेलीकॉम सिस्टम में सेंध मारी थी। OTP फ़ोन नंबर के ओरिजिनल होल्डर और SMS अलर्ट द्वारा बनाए गए वर्चुअल सिम दोनों को भेजे गए थे। ओरिजिनल मालिकों को पता नहीं था कि उन्हें चुनाव आयोग से OTP क्यों मिले। अधिकारियों ने कहा कि आद्या ने डेटा सेंटर से मिले पैसे हर OTP के लिए 700 रुपये का, वो है जिनको गिरफ्तार किया हाँ, गया है। जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो नादिया जिले से गिरफ्तार किया गया उसको, हाँ बंगाल के, कि आद्या ने डेटा सेंटर से मिले पैसे हर OTP के लिए 700 रुपये को अपने इंडसइंड बैंक अकाउंट में एक क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में बदल दिया। देखिए कितना बड़ा खेल चल रहा है। और थोड़ा कमीशन लेकर SMS अलर्ट को पेमेंट किया। आद्या का क्रिप्टो वॉलेट जो SIT को मिला उसमें कथित तौर पर ज़्यादा पैसे नहीं थे। अब आद्या जो पहले फ़ोन रिपेयर की दुकान चलाते थे, कहा जाता है कि हमेशा ऑनलाइन रहते थे, इसी तरह उन्हें SMS अलर्ट के बारे में पता चला। थोड़े से कमीशन पर उन्होंने SMS अलर्ट को एक्सेस करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक इंटरफेस इंस्टॉल करके भारत में इसकी मार्केटिंग की। देखिए किस तरीके से हेरा फेरी शुरू हुई। ये डिजिटल इंडिया ये है असली मोदी जी का डिजिटल इंडिया। अच्छा, काम हो रहा है, ये हेरा फेरी का काम हो रहा है कर्नाटक में जुड़ा हुआ है व्यक्ति, वो पश्चिम बंगाल में, और उसका नेटवर्क चल रहा है अमेरिका से। नेटवर्क, हाँ, मतलब देखिए कितने लंबे हाथ जो है इन वोट चोरों के हैं। और ये जो है वहाँ की SIT कर्नाटक की जो बनाई गई, और राहुल गांधी ने जब इस पर लाए वो खुलासा करके, उसमें ये मालूम पड़ा। और SIT जो है उसने आद्या को 14 दिन की कस्टडी मिली थी, तो उसको फिर अब जो बुधवार को पूरी हुई तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। SIT जांच में ये पाया गया अखबार के मुताबिक कि BJP नेताओं ने कलबुर्गी डाटा सेंटर की सब्सिडी थी, जिसके ऑपरेटरों को OTP बाजार की ऑनलाइन सर्विस मिली। इत्तफाक से जो है राहुल गांधी के आनंद में वोट डिलीट करने की कोशिशों का मुद्दा उठाने के बाद चुनाव आयोग ने अपनी ऑनलाइन सर्विस को एक्सेस करने के लिए आधार इनेबल्ड ऑथेंटिकेशन जो है वो सिस्टम शुरू किया। अब ये समझा जा सकता है कि इससे पहले तो आपने नहीं किया था, लेकिन राहुल गांधी जब आरोप लगाया तो हम लोगों ने भी खबर दी थी कि अब उसने कर दिया है कि आप इसको आधार इनेबल्ड करेंगे आपको नंबर कटवाने के लिए। इसका मतलब चुनाव आयोग को जानकारी थी क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने जब आरोप लगाया तब आपने इसको किया, आपने पहले क्यों नहीं किया था, ये आ रही है। और फिर पिछला चुनाव आयोग का रजिस्ट्रेशन सिस्टम पूरी तरह से चुनाव आयोग की साइट पर रजिस्ट्रेशन के समय एक फ़ोन नंबर पर भेजे गए OTP पर आधारित था, जिसका आनंद मामले में गलत इस्तेमाल किया गया था। आनंद में गैर कानूनी वोट डिलीट करने का मामला पहली बार 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव से पहले तब दर्ज किया गया था जब BJP सत्ता में थी। 18 सितंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जब इसे उठाया तो ये देश भर में एक बड़ा इसने तूल पकड़ा। जी बिल्कुल। और ये सब काम हालांकि वहां पर जब सरकार में थी तब ये सब हो रहा था, क्योंकि अगर नहीं रही होती तो किसी लेवल पे ये पकड़ में आ जाता। पर वहां अब जब SIT उसकी जांच कर रही है, वहां की CID ने SIT गठित की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम गठित की है, उसने ये सारी धांधली पकड़ी है कि कैसे यहां पर काम कर्नाटक में मतदाता सूची से लोगों के नाम डिलीट कराए जा रहे हैं। वो काम कर रहा है कोई पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बैठा हुआ व्यक्ति, और वो संचालित जो हो रही है, पूरा उसका जो सॉफ्टवेयर संचालित हो रहा है वो चल रहा है अमेरिका से, यानी उसका जो कॉल सेंटर का मेन सेंटर है वो अमेरिका से संचालित हो रहा है। हाँ, वो अमेरिका से संचालित हो रहा है। OTP भी अमेरिका से मंगाया जा रहा है, मतलब वर्चुअल सिम जो वहाँ तैयार की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। SIT ने यह पाया कि जनरेट हुए OTP जो थे वो चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड 72 फ़ोन नंबरों पर भेजे गए। दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बीच जब कर्नाटक में वोटर लिस्ट में समरी रिवीजन चल रहा था, SR चल रहा था, सैकड़ों वोटरों के नाम पर 5,994 नाम हटाने की रिक्वेस्ट भेजने से पहले जो था ये नंबर इस्तेमाल किए गए। अखबार ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये 72 फ़ोन नंबर 17 राज्यों में रहने वाले लोगों के थे, जिन्हें चुनाव आयोग सर्विस तक पहुंचने के लिए अपने नंबरों के गलत इस्तेमाल के बारे में पता नहीं था। OTP बाईपास से चुनाव आयोग की वेब सर्विस एक्सेस करने के बाद आनंद के 5,994 वोटरों के नाम हटाने की रिक्वेस्ट के लिए 3,000 से ज़्यादा रैंडम फ़ोन नंबर डाले गए थे। देखिए कितना लंबा रैकेट चल रहा है। और अक्टूबर में SIT ने कलबुर्गी डेटा सेंटर ऑपरेटर्स, जिनकी पहचान MD अकरम अशफाक और 3 अन्य के तौर पर हुई थी, के साथ साथ 2023 के चुनावों में BJP के आनंद के उम्मीदवार सुभाष गुट्टेदार उनके साथियों पर भी छापेमारी की। SIT जाँच में पाया गया कि डेटा सेंटर ऑपरेटर्स को चुनाव आयोग के पास किए गए हर गैर कानूनी वोटर को
को डिलीट करने के अनुरोध के लिए 80 रुपये मिले थे। ये घपला जो है सामने आ रहा है जी बिल्कुल, ये बड़ा घपला है और ये एक विधानसभा सीट का ये घपला है और वहां पर इस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान, और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा कई जगहों पर हुआ है और पूरा का पूरा जो लोकसभा चुनाव है 2024 का वो चोरी किए गए वोटों से बनी है ये सरकार जो बनी है, यानी वहां पर जो एनडीए सरकार इस समय चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि इतना जो 240 सीटें मिली हैं, अगर वोट चोरी इतने बड़े पैमाने पर ना की गई होती तो ये सीटें भी उसको नहीं मिलने वाली थी। कई बार कह चुके हैं वो और कह रहे हैं कि लगातार हम इसका खुलासा करते रहेंगे। अभी तो केवल अलंद का हुआ है, उसके बाद फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव का हुआ है, अभी कई और जगहों के खुलासे होने बाकी अभी कई और जगह के खुलासे होने बाकी हैं और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये खुलासे किस तरीके से होने बाकी हैं। और राहुल गांधी का भी पूरा हाइड्रोजन आया नहीं है, अभी तो हरियाणा की एचफल आई थिंक, अब ये कब आता है देखा जाएगा, उसको कब आता है। लेकिन वो थोड़े से ही उससे ही जो है मतलब बहुत तरीके से कहा जाए कि बेचैनी जो है भारतीय जनता पार्टी में समीर जी साफ तौर पर देखी जा रही है। चुनाव आयोग भी इसको लेकर ज़बरदस्त तरीके से घिरा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो ये चुनाव एसआईआर और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है जिसमें चुनाव आयोग घिरा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हाँ, एक चुनाव आयोग ने एक जवाब जरूर दिया है कि जो अभी बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और 8 अलग अलग जगहों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उनमें किसी तरह की ईवीएम को लेकर कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। अमलेंदु जी, हाँ, ये कहना है कि जो अभी चुनाव हुए हैं तो उसमें ईवीएम की कोई शिकायत जो है वो चुनाव आयोग के पास नहीं आई है। ये चुनाव आयोग का कहना है कि 7 दिनों में ईवीएम जांच की कोई शिकायत नहीं आई है। अरे शिकायत आएगी तो तुम जांच कहाँ कराओगे? महाराष्ट्र में कहीं थी शिकायतें ना, आपने कह दिया कि हमने तो डाटा डिलीट कर दिया, मॉक पोल करके आपको मशीन की जांच करा देते, पैसा भी आपने हजम कर लिया। भाई अजीत पवार की सीट पर योगेंद्र पवार ने लगभग 9 लाख रुपए जमा किए मशीनों की जांच कराने के लिए। आपने कह दिया कि भाई वो तो डाटा डिलीट हो गया है, अब आप जो है इसको मॉक पोल जो है मशीन का आप चेक कर लिए। अरे मॉक पोल थोड़ी चेक करना था, चेक तो उसी को करना था जो आपने डाटा डिलीट कर दिया। तो आप जीत हारते हैं। हाँ, आप चुनावी में बताए कि वो डाटा है कि नहीं है कि डिलीट कर दिया, ये बताए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आप 45 दिन तक जो है डाटा डिलीट नहीं करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कि किस तरीके से कई जगहों पर कई स्तर पर चुनाव आयोग इस पूरे मामले में घिरा हुआ है। लेकिन ये जो दिल्ली में और एनसीआर में प्रदूषण का मामला है जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सरकार को कहा है कि वो इस पर जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करे। राहुल गांधी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसको भी एक हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ उसमें कहा जा रहा है। लेकिन एक बहुत गंभीर मसला अमलेंदु जी बन गया है, पिछले कई साल से लगातार जारी है, लेकिन होता कुछ नहीं है उस पर। आखिरकार हल्ला मचता है, ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, यानी यहाँ पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। वही सुप्रीम कोर्ट ने भी कल कहा, क्या आप पूरे साल भर पाबंदी लगाए रहेंगे क्या? ये तो इमरजेंसी के हालात में इस तरह की पाबंदियों का इस्तेमाल होता है। आप पूरे राज्य की, पूरे इलाके की आप एक्टिविटीज़ को थोड़ी बंद कर सकते हैं। पूरे राज्य की को नहीं बंद कर सकते हो। अभी तक तो दोष डाला जाता था किसानों पर, सुप्रीम कोर्ट भी डाल रहा था जी, हाँ, है ना। पंजाब सरकार को धमका रहा था कि भाई आप जो है किसानों को गिरफ्तार कीजिए, पराली लाते हैं। तो पराली का योगदान समीर जी इस स्मॉग जो है इसमें सिर्फ 2 कुछ प्रतिशत है, मतलब 3% से भी कम का योगदान है। तो ये बाकी 97% पे तो बात कर लो, उस 2% पे भी बात कर लिया। ये 97% कहाँ से आ रहा है ना। तो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि किस तरीके से जो दिल्ली को एक गैस चैम्बर में तब्दील किया जा रहा है समीर जी, और बहुत खतरे हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि अगर भाई आप दिल्ली में रहते हैं और आपके बच्चे छोटे हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप दिल्ली छोड़ दीजिए। गैस चैम्बर बन चुकी है दिल्ली, और सिर्फ दिल्ली नहीं, आसपास के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, ये सब भी और ज़्यादा हालात ख़राब है। तो वहाँ जो है गैस चैम्बर मतलब बन चला है। अब सोशल मीडिया पर एक बीजेपी के ट्रोल हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं, वो मुख्यमंत्री और नोएडा अथॉरिटी को टैग करके कह रहे थे कि यहाँ तो पानी का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। अब ये तो पाकिस्तान चले जाओगे, भारत में आपको चिंता हो रही है तो पाकिस्तान चले जाओ ना। तो यानी पटाखा छोड़ेंगे तो आप बताएंगे बहुत शान की बात है, क्योंकि पटाखे से कुछ नहीं होता है। जिस दिन से पटाखे छूटे हैं समीर जी, उस दिन के बाद से समझ में आया ही नहीं है AQI। बिल्कुल, देखते हैं क्या राहुल गांधी ने किससे बात की है, क्या कुछ कहा है, क्या लोगों की चिंताएं हैं इस प्रदूषण को लेकर उनके उस वीडियो में। Pollution problem is the tip of the spear. 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution.
I also breathe the same air, and it's terrible. No government health advisory. This is a chronic national medical emergency. This is all because of pollution. It is also a major cause of dementia as well. Everybody is affected by it. The poorest person who's living in Delhi and the richest person who's living in Delhi is affected. Not good. If you're not good, then you're in trouble. If you're not good, then everyone's in trouble. Yeah, the mothers, you can't. How are you, Mr. Gandhi? Like we see, the whole year's gone by, and things are just worse, and nothing will change. The problem is complete denial, and of course, something that that even when the Parliament sessions begins, we are sometimes protesting, doing some children's press conference, or desperate moves to be heard that air pollution should be spoken there. So we are very thankful and grateful that, as leader of opposition, you have taken this up before the Parliament session. I think this is going to go down in history. So far, it's never happened. So this is the situation we are in. Children, of course, are more vulnerable, as we know, because they breathe faster, their lungs are developing, and this is how the faster breathing makes them more vulnerable to all this toxicity. And there are almost close to 500 children under 5 who die every day in India because of air pollution. Yet, this has never been an emergency. Even if the emergency word is being named, it's mostly named by citizens and organizations and think tanks, isn't it? Not by the governments. The failure has been, one, of course, denial. Two is also only showing optics, which is, say, the previous government had a smog tower. Now you want to do smog guns, sprinklers. You are creating pollution and you want to clean it. That is not the answer. You have to prevent pollution at sources. तो ये यहाँ पर किस तरीके से ये जो प्रदूषण की मार है, और वो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग बहुत बुरी तरीके से झेल रहे हैं, सब परेशान हैं, लेकिन जिसको कुछ करना है उसकी तरफ से क्या कुछ, हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नहीं किया जा रहा है, शोर उनकी तरफ से भी मचाया जा रहा है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है कि इसको कम करने के लिए, इसको जो AQI इतना ज़्यादा हुआ है, जहरीली हवा पूरी बनी हुई है यहाँ पर आसमान पर, उसको कैसे कम किया जाए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कल सख्ती दिखाई है कि ये चिल्लाने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ आप एक एक्शन प्लान बनाना होगा। हाँ, बिल्कुल एक्शन प्लान की बात कही गई है कि एक्शन प्लान बनाना होगा। एक्शन प्लान बनाइए। अब एक्शन प्लान कौन बनाएगा, क्या बनाएगा? समीर जी, दिल्ली के आसपास जो हैं, जो बिजली घर हैं, जो मतलब बिजली उत्पादन करते हैं, कोयले से चलते हैं, और उनको समय सीमा ये होती है, वो 2019 की थी कि उनको जो उनकी हवा निकलती है, मतलब धुआं निकलता है, उसको संशोधित करके फिल्टर करके उसको तब आसमान में छोड़ा जाना है। किसी भी उसने अभी तक नहीं लगाया है, और लगातार वो समय सीमा बढ़ती चली जा रही है। तो इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, चूँकि ये कहा जाता है कि उनमें से अधिकांश प्लांट जो हैं वो प्रधानमंत्री के एक मित्र के हैं। तो इसलिए जो है वो धुआं जो है वो सीधा सीधा उनसे, कोयले से जो बिजली बन रही है वो सीधा सीधा आसमान में जा रहा है। असली कारण जो है दिल्ली में दम घुटने का, वो बिजली घर हैं जो इस तरीके की बिजली बना रहे हैं कोयले से चलने वाली, लेकिन वो सिस्टम नहीं लगा रहे हैं जिसको वो फिल्टर करके आसमान में धुआं भेजेंगे। इस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है, ना कानून में इसकी बात हो रही है, ना सरकार इसकी बात कर रही है। पराली जलाने से किसान की जो है वो हुआ जा रहा है, इस पर बात हो रही है, और पटाखों से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। रिपोर्ट आ रही है कि उसमें काफ़ी कमी आई है, चाहे पंजाब में पराली जलाने के जो मामले हो। कल तो शिवराज सिंह चौहान कई लोगों के यहाँ गए भी थे और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि आप लोगों ने कम कर दिया है पराली। जब केंद्रीय मंत्री जो है वो जाकर कह रहे हैं कि आपने कम कर दिया, इसका मतलब पराली संकट में नहीं है, जड़ में नहीं है। और पराली अगर जड़ में नहीं तो फिर जड़ क्या है, ये तो खोजो ना भाई। किसानों को गालियाँ तो बहुत दे ली, लेकिन जो दिल्ली का दम घोटा जा रहा है, ये दम कौन घोट रहा है, तो उसका कौन करेगा उसका निदान? सुप्रीम कोर्ट भी हर महीने सुनवाई करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके क्या करेगा भाई? सरकार से तो कहेगा ना, आप इसका निदान खोजिए, कमेटी बैठाइए, मालूम कराइए क्या है। कमेटी को जो करना है वो कमेटी करेगी नहीं, चूंकि वो प्रधानमंत्री के मित्रों के ऊपर उसकी गाज गिरेगी।
तो ये सारी समस्याएं जो हैं वो इस समय देखने में आ रही हैं और दिल्ली एक बिल्कुल पूरी तरीके से गैस चैम्बर बन चुका है। बिल्कुल, और उसकी मार सह रहे हैं यहाँ के लोग, यहाँ रहने वाले लोग, और उसमें कुछ किया नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसके पीछे वहाँ पर जो मुख्य वजह है वो कुछ और है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बात सही है कि अगर कुछ किया ही जाए अगर तो फिर क्यों इतना होगा, निश्चित तौर पर उसमें कमी आएगी, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत गंभीर ये मुद्दा है, लेकिन इस पर अगर कुछ नहीं होता है कि सीधे लोगों के स्वास्थ्य और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। और इधर यहाँ एक लोकतंत्र को बचाए रखने की जिस पर जिम्मेदारी है चुनाव आयोग पर, वो कई सारे मुद्दों पर घिरा दिखाई पड़ रहा है। एसआईआर को 1 महीने के भीतर कराने का उसने टारगेट फिक्स किया हुआ है और पूरी कोशिश है कि कुछ भी हो जाए, बीएलओस की जान चली जाए, दबाव में आ जाए, बीमार हो जाए, लेकिन उसको करना है। 4 दिसंबर तक की तारीख रखी गई है, आने वाली भी, अब 1 हफ्ते रह गए उसको, और यहाँ बड़े दबाव में। लेकिन कई जगहों पर है, अभी हम आज ही खबर पढ़ रहे थे कि कई जिलों में 30-40% भी एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो पाए हैं अमलेंदु जी। हाँ, कई जगहों पर स्थिति आ रही है और इसको लेकर अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खत लिखा है चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई इसकी समय सीमा बढ़ाइए, इसको 3 महीना कम से कम कीजिए, ये 1 महीने में होने वाला काम नहीं है। लेकिन जो आरोप है समीर जी विपक्ष के, अगर ये 3 महीना कर दिया जाएगा तो फिर जो मध्यावधि चुनाव की तैयारियां कर रही हैं 400 पार करने के लिए, तो वो कैसे पूरा होगा। बिल्कुल। तो ये अजय राय ने क्या कहा है, चुनाव आयोग से पत्र लिखा है, क्या कह रहे हैं और क्या उनकी मांग है। यूपी में भी एसआईआर की शुरुआत हो गई है, समय कम है, काम देखिए मैं तो नहीं कहूँगा, काम जल्दी, समय कम है, काम जल्दी पूरा करना है। एसआईआर से जुड़े जो कर्मचारी हैं वो दबाव महसूस कर रहे हैं, ऐसे में आप जो है इसको किस तरीके से देखते हैं। नहीं, निश्चित तौर से इसका समय सीमा बढ़ाना चाहिए। हम लोगों ने आज एक निर्वाचन अधिकारी को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा है और उसमें हम लोगों ने मांग की है कि इसको 3 महीने का समय बढ़ाया जाए और पूरी तरीके से इसमें पारदर्शी तरीके से काम किया जाए। लेकिन जल्दबाजी में काम नहीं हो पा रहा, जिसके चलते पूरा प्रशासनिक अमला चुनाव आयोग के दबाव में, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। जो कर्मचारी लगे हुए हैं के उसमें वो भी दबाव महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए इसमें 5-5 लोग मर गए, 5 लोग हैं इसमें। देखिए बरेली निवासी एक सर्वेश गंगवार, गोंडा जनपद में जौनपुर निवासी है विपिन यादव, लखनऊ मलियाबाद का निवासी है विजय कुमार वर्मा, फतेहपुर का जो निवासी जहां हम लोग आए हैं ये सुपरवाइजर था सुधीर कुमार कोरी, 5वां देवरिया में ये रंजू दुबे, कानून को एक और यहाँ मौर्य अटैक का जो हॉस्पिटल में एडमिट है कानून को। ये पूरी तरीके से ये जबरदस्ती थोपा हुआ एसआईआर है। तत्काल इसको फिलहाल तुरंत रोकना चाहिए और 3 महीने का समय इसमें बढ़ाना चाहिए। 3 महीने का समय बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्यों बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर उसको बढ़ाना ही होता तो उन राज्यों में भी उसको कराने की इतनी जल्दबाजी क्यों है जहां 3 साल बाद चुनाव होने हैं। तो लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में घिरा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट से तो अमलेंदु जी अब लगता है कि कोई सख्त फैसला ही आएगा, क्योंकि सीधे सीधे एसआईआर का जो मामला है वो पार्लियामेंट की शक्ति को हड़पने वाला मामला है। चुनाव आयोग हड़प रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। यहाँ पर तो ये मामला अभी तक जो विवाद होते थे वो जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव है उसके बीच में होते थे। अब यहाँ संवैधानिक संस्था ही पार्लियामेंट की, यानी कानून बनाने की शक्ति जिसको मिली हुई है, उसकी शक्ति को हड़पने की कोशिश कर रहा है। ये पहली बार इस तरह का टेक्निकल मामला आया, तभी दोनों जजेस कल काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे कि है क्या है। हाँ बिल्कुल, काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे। उसके बाद फिर उनको कहना पड़ा कि भाई अगर आप इसको कर रहे हैं तो इसको आप जस्टिफाई कीजिए। चुनाव से कहना पड़ा उनको। यानी अब इस पे बात होगी कि आप मतलब जो चुनाव ने अपना हलफनामा दाखिल किया वो संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 326 तक का हवाला दिया कि हमको अधिकार है, लेकिन 327 पे बात नहीं की और अभिषेक मनु सिंह भी 327 लेकर आ गए कि अधिकार नहीं है आपको, आप कानून नहीं बना सकते। कानून जो संसद बना के देगी आपको उसका पालन करना है, उस पर आपको चलना है। तो आप कानून बनाने की शक्तियां संसद की नहीं छीन सकते, और ये शक्तियां संसद की सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता जी। तो इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट नहीं छीन सकता तो चुनाव आयोग कैसे छीन लेगा। तो यहां आके मामला फंस गया है और यहीं पे जो है इस एसआईआर के ऊपर अब तलवार
लटक गई है। जी बिल्कुल, एसआईआर पर तलवार लटक गई है। अब सुप्रीम कोर्ट में 2 दिसंबर को क्या होगा, चूंकि इस सवाल का जवाब देना उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि कैसे उसने एसआईआर का नियम बनाने का काम किया, जो नियम बनेगा पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट की शक्ति को हड़पने की कोशिश की है चुनाव आयोग ने। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में कल रहा, बहुत ही गंभीर ये मुद्दा है। और इधर एसआईआर को लेकर जिस तरीके से वो आगे बढ़ता चला जा रहा है, लोगों पर दबाव है कि वो 4 दिसंबर तक ही पूरा करें, वो भी उसमें भी कटघरे में खड़ा हुआ है। और दूसरी ओर वोट चोरी के तमाम मामले, नए नए तरीके उसके सामने आ रहे हैं, नए नए खुलासे हो रहे हैं। देखते हैं अब होता क्या है। क्या एसआईआर की प्रक्रिया रद्द होगी या फिर चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा रहेगा और सुप्रीम कोर्ट में मामला खिंचता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बने रहिए डीबी लाइव के साथ इन तमाम खबरों के लिए। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।